Myself, Dr. Krunal Patel. I am consultant intensive care physician in Sunshine Global Hospital, Surat. नमस्कार, आप देख रहे हैं जरा हटके और मैं हूं आपके साथ मनीषा शुक्ला। तो जरा हटके आए हैं हम लोग सीपीआर जानने की सीपीआर क्या है और इससे किस तरह से जब तक एम्बुलेंस ऑन द वे है तब तक पेशेंट्स को आप सीपीआर देकर थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, डॉक्टर्स की भी। और जिससे आपके परिवार में किसी को अगर हार्ट अटैक आया हो तो हम जल्द से जल्द उसकी खुद ही एक थोड़ा सा उपाय करके डॉक्टर्स की मदद कर सकते हैं। तो हम थोड़ा जानते हैं क्या है सीपीआर और किस तरह से दिया जाता है। तो सर बताइए किस तरह से सीपीआर, पहले सीपीआर है क्या उसके बारे में बताइए। CPR इज अ कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जो अभी उसको CPCR भी बोलते हैं, कार्डियोपल्मोनरी सेरेब्रल रिससिटेशन, मतलब हार्ट और फेफड़े के साथ ब्रेन को भी ऐड किया गया। जब भी किसी को हार्ट अटैक हो या कोई भी कंडीशन जिसमें हृदय बंद हुआ और आप बोले कि यदि वो आपके सामने बेहोश हुआ, तब आप क्या करोगे, उसका एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, जिसको CPR बोलते हैं, जिसको बेसिक लाइफ सपोर्ट भी बोला जाता है। अपने इंडिया में इंडियन रिससिटेशन काउंसिल की जो गाइडलाइन है, इसमें इसका नाम BCLS है, बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट। ठीक है, क्योंकि BLS टर्म इज अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का पेटेंटेड वर्ड है, इसलिए अपन इंडिया में उसको BCLS के नाम से जानते हैं। जिसमें एक और टर्म भी है जिसको बोलते हैं COLS, कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट, जो लेमैन के लिए है, जिसमें आप क्या कर सकते हो। तो फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज, जब भी आप किसी को आपके सामने बेहोश पाते हो या आपके सामने बेहोश हो जाते हैं, तब आपका फर्स्ट स्टेप रहता है वो है सीन की सेफ्टी, मतलब दृश्य सुरक्षा। आपका जो सीन है जहाँ पे ये सब हुआ है वो सेफ होना चाहिए, क्योंकि हम एक विक्टिम को ट्रीट करते टाइम समय दूसरा विक्टिम क्रिएट करना नहीं चाहते, इसके लिए। ठीक है, तो आप जहाँ पे भी ये सब करते हो वो जगह सेफ होनी चाहिए। जैसे कि जलते हुए घर में ऐसा कुछ हुआ तो आप विक्टिम को घर से बाहर निकालोगे, उसके बाद ही ये सब किया जाएगा। आप रेलवे स्टेशन के पटरी पे कुछ भी होता है तो उनको प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा, उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस कर सकते हो। बिजली की तार से करंट लगा हुआ है तो आपको लाइट ऑफ करके करंट के तार को हटा के फिर ही आप उनको आगे के प्रोसेस में चलेंगे। तो दैट इज कंपल्सरी। फर्स्ट इज सीन सेफ्टी। सेकंड स्टेप इज चेक द रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब कि उनका रिस्पॉन्स को देखो। आप उनके शोल्डर को दोनों हाथ से टैप करके जोर से चिल्लाओगे, आर यू ओके, सांभळो छो, सुनाई दे रहा है। आपको ऑब्जर्व करना है कि सर से लेके पैर तक कोई भी हाथ, पैर, सांस, आंखें, जबान कुछ भी हिल रहा है क्या। यदि वो उसमें मूवमेंट है तो उसका मतलब होता है कि हार्ट चालू है, मतलब हार्ट चालू रहेगा तो ही ये मूवमेंट आएगी। यदि हार्ट बंद हो गया है तो ऐसी कोई मूवमेंट आपको मिलेगी नहीं। जब भी आपको ऐसा मिलता है कि कोई भी मूवमेंट नहीं मिल रही है, तो आप उनका नेक्स्ट स्टेप, जो थर्ड स्टेप है, वो कॉल एन एम्बुलेंस। आपको एम्बुलेंस को कॉल करना है और AED, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर की डिमांड करनी है, जो आपको करंट देने में हेल्प करेगा। आप जब एम्बुलेंस को कॉल करते हो तब आपका लोकेशन, आपका नाम और कितने विक्टिम्स है वो आपको बताना रहेगा। उसके बाद एम्बुलेंस को फोन करने के बाद यदि आप 2 लोग हो तो आप दूसरे को बोल सकते हो वो फोन करे, आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। उसके बाद आप उनका ब्रीदिंग देखोगे। यदि ब्रीदिंग आपको नहीं मिलता है तो आप उनको चेस्ट कंप्रेशन, मतलब कि छाती दबाना चालू करोगे। इसके लिए प्रीरिक्विजिट जो बोलते हैं कि रिक्वायरमेंट जो है वो है फ्लैट फॉर्म सरफेस, नीचे का सरफेस फॉर्म होना चाहिए। हवा भरे गद्दे या स्प्रिंग पे बेड पे नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो कंप्रेशन कर रहे हो वो गद्दे पे ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, पेशेंट को इसका फायदा नहीं मिलेगा। तो उसके बाद जब भी फर्म सरफेस पे आ जाते हो, आपके जो नीज है वो पेशेंट के शोल्डर के पास होने चाहिए। आप उनके ये जो वी बनता है, जिसको हमारी भाषा में जिफी स्टर्नम बोलते हैं, इसके ऊपर जो हड्डी है उसको ब्रेस्ट बोन, कॉमन लैंग्वेज में ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, मेडिकल टर्म में उसको स्टर्नम बोलते हैं। लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, नीचे का आधा हिस्सा, इसके ऊपर आपके डोमिनेंट हैंड, मतलब कि आपके जो बाजू है, राइट हैंडेड है तो राइट हैंड को, आपका हील जो पार्ट है वो हील को इसके ऊपर रखिए। इसके बाद दूसरे हाथ से इसमें लॉक कीजिए।
ये जो एल्बोज है उसको स्ट्रेट रखिए, शोल्डर को इसके 90 डिग्रीज पे ले आइए और यहाँ से कंप्रेस करिए। आपको ऐसे कंप्रेस करना है। ये कंप्रेशन की स्पीड 100 to 120 पर मिनट है। इसकी जो डेप्थ है एटलीस्ट 5 to 6 सेंटीमीटर, और ये एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब कि ये जो डायमीटर है उसका 1/3 आपको कंप्रेस करना है। जैसे 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 30 के बाद 30 कंप्रेशन के बाद 2 ब्रीथ देने हैं। 2 ब्रीथ में देने के लिए आप नाक को बंद करोगे, हेड को नीचे की तरफ घुमाओगे, चीन को मुंह खोलते हुए ऊपर करोगे। एक नॉर्मल सी सांस लेके अपना मुंह पेशेंट के मुंह से लॉक करके अपनी हवा पेशेंट की मुंह में डालोगे, और आपको देखना है कि उनकी छाती फूल रही है क्या। छाती फूले मीन्स ये ब्रीथ एडिक्वेट है। ऐसे 2 बार देंगे, उसके बाद वापस चेस्ट कंप्रेशन चालू करेंगे। ऐसे 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ चलने देंगे। यदि इन केस पेशेंट के मुंह में वॉमिटिंग हुई है, ब्लीडिंग है, बैड स्मेल है और आप ब्रीदिंग देना नहीं चाहते हो, तो ये टाइम पे जस्ट चेस्ट कंप्रेशन 100 to 120 पर मिनट के रेट पे कंटिन्यूअसली करते जाओ, क्योंकि जब आप चेस्ट कंप्रेस करते हो तो थोड़ा बहुत तो फेफड़ा भी कंप्रेस होता है, तो थोड़ी बहुत हवा की मूवमेंट होगी। तो इसको बोलते हैं कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। जब आप कंप्रेशन के साथ ब्रीदिंग भी देते हो तब उसको बोलते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट। आपको तब तक करते रहना है। यदि हर 2 मिनट पे यदि आपके साथ कोई और अवेलेबल है तो चेंज होते रहना है, क्योंकि कॉमनली माना जाता है कि 2 मिनट पे ये करते करते बंदा थक जाता है। जब थकान हो जाती है तो ये कंप्रेशन की डेप्थ और रेट स्पीड दोनों मेंटेन नहीं हो पाता है। इसलिए हर 2 मिनट और 5 साइकिल 30:2 के 5 साइकिल पे कंप्रेसर चेंज होते रहते हैं। 2 लोग हैं तो एक बंदा कंप्रेस कर सकता है, दूसरा ब्रीथ दे सकता है। अभी बात आई एईडी की। यदि आपके पास एईडी आपके कॉम्प्लेक्स में या आपके आसपास के एरिया में अवेलेबल है तो उसको आप यूज कर सकते हो।